मेरे दशम के सभी भैया बहनों को नमस्कार। प्रिय बच्चों, आइए हम आज भूगोल के अंतर्गत कल एक नए अध्याय की शुरुआत किए हैं। अध्याय 5 मानव संसाधन। प्यारे बच्चों, मानव संसाधन के अंतर्गत हम आज जानने का प्रयास करें कि आखिर ये मानव संसाधन कुल जनसंख्या और वृद्धि दर पर निर्भर करता है। तो हम इस विषय को आगे समझने का प्रयास करें। तो अपने पाठ्य पुस्तक का आप भी अवलोकन करते हुए पाठ को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। अपना पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 60 पर हमने कल चर्चा किया बच्चों। आज इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 61 निकालिएगा, 61। अब यहाँ से हम चलते हैं आज जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े। भारतीय जनगणना में लोगों की कुल संख्या, महिलाओं की और पुरुषों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या, कितने लोग किस तरह के पेशे में जुड़े हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग कारण से प्रवास करते हैं, इत्यादि जानकारी हम इस जनगणना के माध्यम से एकत्र करते हैं बच्चों। इसके आधार पर हम जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय वितरण, मतलब गांव में कितने लोग निवास करते हैं, शहरों में कितने लोग निवास करते हैं, फिर जनसंख्या का घनत्व कितना है, विविध कार्य में लगे लोगों की संख्या तथा आबादी में घटने एवं बढ़ने की पूरी दर एवं विश्लेषण इसमें हम करते हैं। इनमें से कुछ बिंदुओं पर हम थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे बच्चों। देश की आबादी की क्षमता और जरूरतों को समझने के लिए हमें उसके गुणों के बारे में जानने की जरूरत होती है। लोग अपनी शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे में लोगों की इन विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। प्यारे बच्चों, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में हम आज चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां से देखते हैं कुल जनसंख्या और वृद्धि दर। जनगणना हमारे देश में बच्चों प्रति 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो जनगणना की मदद से हम यह जान पाते हैं कि किसी देश में या राज्य में या जिले में या किसी गांव में या किसी शहर में कुल कितने लोग निवास करते हैं। घर घर जाकर पता करने के कारण जनगणना का यह आंकड़ा सर्वाधिक विश्वसनीय होता है, क्योंकि जो जनगणना में आंकड़े एकत्र किए जाते बच्चों, वो जो कर्मचारी अधिकारी होता है घरों में जाकर के आंकड़े इकट्ठा करता है कि घर का मुखिया कौन है, महिलाएं कितने हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, फिर कितने पढ़े लिखे हैं, कितने साक्षर हैं, कौन सरकारी नौकरी करता है। ये पूरी जानकारी विश्वसनीयता के साथ अर्जित किया जाता है। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके अनुसार भारत में कुल 1,21,193,422 यानी 121 करोड़ और 2 लाख लोग भारत में निवास करते हैं बच्चों। कौन सी जनगणना? 2011 के आधार पर। और अब बच्चों 2021 शुरू हो गया है, मतलब 10 साल शुरू हो गया है। इस 2021 में पुनः भारत की जनगणना होगी। 2001 में भारत में 102 करोड़ लोग निवास करते थे, 102 करोड़ और 87 लोग थे। इस प्रकार हमारे देश की आबादी पिछले 10 वर्षों में कितना बढ़ा? पूरे 17.64% बढ़ गई है। इसे हम जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। प्यारे बच्चों, पृथ्वी की कुल आबादी का 17.5% भारत में निवास करता है। मतलब पूरे दुनिया में जितने लोग निवास करते हैं बच्चों, उसमें 17.5% मात्र कहाँ? भारत में निवास करता है। जैसा कि आप जानते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का देश, जबकि सबसे ज्यादा आबादी कहाँ की है? चीन की है। भारत से भी अधिक जनसंख्या वाला देश केवल एकमात्र चीन है बच्चों, जहां विश्व की आबादी का 20% लोग निवास करते हैं। 2011 में छत्तीसगढ़ की आबादी कितना बता रहे हैं? 2,55,40,196 यानी 2,55,00,000 से अधिक थी, जो कि देश की आबादी का कुल जनसंख्या का मात्र कितना है? 2% है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दर, सालाना वृद्धि दर लगभग 22.6% है। भारत के कुल कितने प्रतिशत लोग शहरों में और गांव में रहते हैं, यह भी जनगणना से पता चलता है बच्चों। साथ ही साथ भारत आज भी ग्रामीणों का देश है। यहाँ लगभग 69% लोग गांव में निवास करते हैं, इसलिए भारत को गांव का देश कहा जाता है।
और केवल 31% लोग कहाँ निवास करते हैं बच्चों? शहरों में निवास करते हैं। यहाँ हम देखते हैं जब देश स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश के केवल 17% लोग शहरों में रहते थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 60 सालों में भारत में शहरीकरण कितनी तीव्रता से बढ़ा है। छत्तीसगढ़ की आबादी का कितना प्रतिशत शहरों में निवास करता है? हमारे राज्य के लगभग 23% लोग शहरों में रहते हैं बच्चों, जबकि 2001 में 20% लोग ही शहरों में रहते थे। तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों? इससे ये पता चलता है कि कोई देश में, कोई राज्य में, कोई शहर में, कोई गांव में कितने लोग निवास करते हैं, उनकी आबादी पहले से बढ़ी है तो बढ़ने का दर क्या है, ये बहुत सारी जानकारी हमें इस जनगणना के आधार पर पता चलता है। तो जनगणना के इतिहास के भी बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लें बच्चों। आधुनिक काल में प्रथम जनगणना का उल्लेख स्वीडन में 1749 ईस्वी में मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमित रूप से जनगणना 1790 से शुरू की गई और उसके 80 वर्ष बाद हमारे देश भारत में 1872 सन याद रखिएगा बच्चों, भारत में 1872 में जनगणना की गई। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे जो देश हैं हमसे करीब 71 वर्ष पहले ही नियमित जनगणना का काम शुरू कर चुके थे। भारत सरकार ने सिद्धांत रूप में 1800 कितना बोल रहा है बच्चों? 1865 में जनगणना की स्वीकृति दी। उसी वर्ष हम देखते हैं कि जनगणना प्रश्नावली तैयार की गई। 1872 में पहली बार जनगणना की गई, पर इसे पूर्णता के साथ लागू नहीं किया गया। भारत में 1872 में पहली बार जनगणना की गई, पर उसे पूर्णता के साथ लागू नहीं किया जा सका। उसके 9 साल बाद 1881 में पहली बार जनगणना प्रक्रिया को पूर्णता के साथ लागू किया गया। पूर्णता के साथ लागू किया गया, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि पूरी जानकारी उसमें महिला, पुरुष, बच्चे और फिर युवा फिर कितने लोग साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, कितने लोग गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, कौन प्राइवेट काम करते हैं, कौन किसान हैं, ये सब की अलग अलग जानकारियां, यहाँ तक जानवरों की भी संख्या ली जाती बच्चों कि आपके घर में कितने जानवर हैं, ये सभी जानकारी जनगणना में ली जाती है। और 1881 में पहली बार जनगणना प्रक्रिया को पूर्णता के साथ भारत में लागू किया गया। भारत में सबसे नवीन जनगणना 2011 में की गई है, जिसके अनुसार हमारे देश की आबादी कितना है बच्चों? 121 करोड़ है, जिसको यहाँ पर अंकों में अलग अलग बताने का प्रयास किया है, मगर हम उसको सीधा राउंड अप करें तो 121 करोड़ की आबादी रही है 2011 में। तो बच्चों क्या आज भी आबादी उतनी ही मानी जाए? नहीं, अब 10वां साल ये पूरा हो रहा है। 2021 में फिर जनगणना होगी और उसमें हमें नया आंकड़ा मिलेगा कि भारत की आज की आबादी कितनी है। बच्चों ये जो मानव संसाधन है भारत के मनुष्य के विविध स्वरूपों को बताता है कि यहाँ कितने लोग निवास करते हैं, वे क्या क्या काम करते हैं। तो आइए हम कल इसमें लिंग अनुपात क्या है इस पर चर्चा करेंगे। आज की कालखंड में इतना ही। आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।